सर पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि आग सी लगी हुई है। और पहले रशिया यूक्रेन की हम बात करते थे, जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसराइल का, अब ईरान का भी शुरू हो गया था। और अभी तो घर पे पहुंच गई आग, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ। एक न्यूज़ भी आई थी सर, पता नहीं कितनी सही है, शेख हसीना ने ही बोला है कि सेंट मार्टिन्स जो आइलैंड है हाँ, वो सेंट चाहते मार्टिन्स थे। आइलैंड है। सेंट मार्टिन्स आइलैंड का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके थ्रू आप अगर नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों पे एक तरीके से नज़र रख सकते हो और शायद एक बड़ा प्रोजेक्ट आप चाइना के खिलाफ भी लॉन्च कर सकते हो। एज लॉन्ग एज द अमेरिकन एफर्ट इज अगेंस्ट चाइना तो ठीक है हमारे लिए, पर कल या परसों अगर वो चाहें तो इट कैन बी टर्न अगेंस्ट इंडिया। सो दैट्स समथिंग दैट वी शुड बी वेरी अबाउट। जैसे कि सब लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी रेबल मूवमेंट्स हैं, पर वो म्यांमार के उस तरफ वहाँ पे सेफ हेवन्स उनकी हैं। और चाइना भी उसे मदद करते आ रहा है पिछले 70 साल से। तो ये डेंजर तो था ही हमारे लिए, खतरा तो था ही हमारे लिए, पर अभी अमेरिका अगर यहाँ पे इस खेल में कूद गया तो फिर हमें और भी इसमें कंसर्न होने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई चाइना इज़ नॉट द सेम एज अमेरिका इन द सेंस कि भाई नोबडी वांट्स अ ग्रीन कार्ड टू चाइना। समझ गए आप? बट एवरीबडी वांट्स अ ग्रीन कार्ड टू अमेरिका। तो इसी में सब बिक जाते हैं लोग। तो ये उनकी एडवांटेज तो है ही है अमेरिकन की, ऑलवेज इट वाज ऑलवेज था। ऐसे मैंने लिखा है हमारे बुक्स में कि भाई आप देखें 90% ऑफ आवर सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट, पूरा हमारे सीनियर जनरल्स, उनके बच्चे कहाँ हैं? ये सोचने की बात है, कहाँ हैं? सब लोग अमेरिका में। वो कहेंगे भाई उनको पूछो आप। मैंने उनको पूछा भाई इस पर असर क्या पड़ता है हमारी पॉलिसी पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कैसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही होता। तो इसको थर्ड वर्ल्ड तो इसलिए तो कहते हैं ना, थर्ड वर्ल्ड किस लिए है? थर्ड वर्ल्ड किस लिए है? यहाँ से लोग अमेरिका नहीं जाना चाहते। अगर हमारे यहाँ तरक्की होती, किसे अच्छा लगता है जाने बाहर? सोचने की बात है, किसे अच्छा लगता है? यहीं रहो अगर प्रोस्पेक्ट्स हो तो। पर हमने इतना मिसमैनेज कर दिया है ओवर द 70 ईयर्स कि ये सोशलिज्म करते करते हमने अपना पूरा क्या कि बोट ही डुबा दिया है। वी हैव मिसमैनेज्ड आवर इकोनॉमी ह्यूजली। पब्लिक सेक्टर ने हमें मार दिया, ख़त्म कर दिया। एक बार आप एंटर करते हो, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी जैसी है, आप जाएं बस ख़त्म। अब कोई हटा नहीं सकता, आप काम करें या ना करें, कोई किसी से इससे मतलब ही नहीं है। अब जाकर देखें मसगांव में क्या होता है। उस दिन क्या हुआ था, पूरा वॉरशिप पलट गई। कैसे हो सकता है? इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं मसगांव डॉकयार्ड कि आप यू कांट कीप द डैम शिप अप स्ट्रेट। इट्स अ मिसाइल डिस्ट्रॉयर। हमारा पूरा शिप निकल गया है फ्लीट से। कई बार हुए हैं ये, पहली बार नहीं है, जैसे आपको पता है। INS तलवार था पहले, और माने क्या क्या 2-3 वॉरशिप्स हमारे। ऐसे भी नहीं है कि हमारे पास 300 वॉरशिप्स हैं, 2-3 गए भी तो कुछ कुछ ये नहीं है। हमारे टोटल वॉरशिप्स अबाउट 50 हैं, मेजर शिप्स। एक्चुअली फ्लीट कम्बैटेंट्स हमारे कितने हैं? अबाउट 20-25 हैं। 3 निकाल लो तो क्या होगा? पूरा इंडियन ओशन है, हम कहते हैं इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन पे कब्जा अब कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है उधर? चाइना आ गई है, अभी आ रही है। देखिए उनके पास उनकी नेवी जो है, इट्स नाउ बिगर देन द अमेरिकन नेवी। यू नो हाउ मेनी शिप्स दे मेक अ ईयर? वॉरशिप्स, कैपिटल शिप्स। ये नहीं कि आलतू फालतू के पेट्रोल बोट्स ऐसे बनाते हैं। They make about
10 to 12 ships a year, warship चलाते हैं, embarking them into service. Okay, 12 ships, of them about 5 or 6 may be major ships, missile destroyers, aircraft carriers. हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 12 साल लगा देते हैं. वो 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर उनकी लाउनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 7 साल में बनी है, पूरा का पूरा, वेरी मॉडर्न. तो ये सब दिक्कतें हैं ना. और मोदी जी ने कहा था कि भाई हम डिफेंस ये पब्लिक सेक्टर सब खत्म कर देंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, बढ़ावा देंगे प्राइवेट सेक्टर को. सर कुछ हुआ? न्यूज में तो ये बहुत आता है, और ये स्टैटिस्टिक्स दिखाने के लिए तो होते हैं कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑल टाइम हाई हो चुके हैं और इतने बढ़ गए. तो ये एक्चुअली में सिचुएशन क्या है? क्योंकि आप बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहे हो, आत्मनिर्भरता की बहुत बात होती है, बट हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, क्या पिछले 10 साल में कोई चेंज आया है? देखिए, ये कहने की बात है आत्मनिर्भरता पता नहीं क्या, पर होता क्या है, जो पहले होता हुआ आ रहा वही हो रहा है. होता क्या आ रहा है? लाइसेंस मैन्युफैक्चर. अगर आप बाहर के आप कंपनी हैं, आप हो, हम आते हैं आपके पास, कहते हैं अभी एयरक्राफ्ट बनाने दो अपना, जैसे कि हमने रशिया से बनाए, अमेरिका से बनाए, यूके से पहले बनाते थे. नैट एयरक्राफ्ट था रशिया का, फिर रशिया का MiG-21 हमने बनानी शुरू कर दिया, और फिर MiG-27 हमने बनानी शुरू कर दिया. तो अभी भी पिछले 10 साल में भी कोई बदलाव नहीं आया है. फिर ये एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ रहे हैं डिफेंस के? तो यही ना, आप ले आओ, असेंबल करो, असेंबल करो, भेज दो बाहर, और कह रहे हो कि हमारे, इट्स कॉल्ड वाइट लेबलिंग. तो कोई बदलाव नहीं आया है? नहीं, ये बदलाव आया है कि आप बाहर से लाते हैं, यहाँ करते हैं और भेज देते हैं वापस. तो ऑन पेपर तो दिखाने के लिए ठीक है, बट रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. रियलिटी में कैसे हम चेंज कर सकते हैं? You should go and see what's happening amongst our MSMEs. कितनी उनकी टेक्नोलॉजी है. वो अमेरिका के लोग कह रहे हैं यार क्या टेक्नोलॉजी है. दे बाइंग इट फ्रॉम अस, छोटे छोटे कंपनी. अब तो बड़े बन गए, पर यहाँ पे उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलती. वो जाके सिंगापुर में जाते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर वहीं से लाते हैं. कहते वाह 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 वाह. और इसी से ये वही लोग जो सिंगापुर जाते हैं या गल्फ जाके अपना कंपनी क्या कहते हैं, वर्ड इनकॉर्पोरेट करते हैं. हाँ, बेस करते हैं उस कंपनी में, वहाँ कंपनी में. हाँ, वो उसी हालत पे यहाँ आके फिर 5 times बेचते हैं. और वही मिनिस्ट्री जो आप खरीदेगी नहीं, वो खरीद ले, और वाह वाह सिंगापुर से आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. यही लोग, वही टेक्नोलॉजी. ये क्या जोक है? तो अपनी कंपनी जब तक यहाँ पे रहती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? कोई नहीं वैल्यू. जब वो बाहर जाके एक आधा क्लाइंट बाहर का कर लिया बस, तो फिर वो एक वो बन गई, बन गए. और हमारी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजीज है. I can't tell you the whole bunch of companies that have come to me and that I know of, and I've been helping them in some ways. आप कंपनी का नाम मत लीजिए, बट कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं. Satellite communications, 5G, we are into 6G, these companies. In photonic communications, photonic क्या है? अब लाइट है ना, लाइट क्वांटा, लाइट रेज है, आंखों तक पहुंचती है. these are light waves ना, इसे लाइट क्वांटा कहते हैं. the light waves can be used for communication. It's called photonic communications. उसमें हम कई कंपनी, हमारी छोटी कंपनीज, उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं कि भाई वो अमेरिका की कंपनी जो they couldn't make it, they bought off the patent. वो क्या बेवकूफ़ है? और यहाँ मारे फिरते थे ये लोग. हमारी देखो तो ज़रा हमने क्या किया है, कोई देखने को तैयार नहीं. ये कैसे मतलब? इसलिए क्योंकि देखिए रिश्वत है ना सब जगह, कमीशंस हैं. अब रफाल देखिए क्या चीज़ है.
हम्म, हर 15 दिन में पेरिस जाओगे आप, अच्छे अच्छे होटल और वहाँ पे रहोगे एट देयर एक्सपेंस. फ्रेंच कंपनीज आर वेरी हैप्पी. दसों avions, वेरी हैप्पी. ये सब के सब वही उसी में है. तो ये तो सरकार को नहीं दिख रहा है कि जो डिसीजन मेकर्स, यार सरकार में कौन देखेगा? प्रधानमंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री कितने क्या क्या देखेंगे? कितने लोग हैं कैबिनेट में जिसे टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन हो? अब जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उनकी बहुत कमियां थी चाइना में, उन्होंने देखा नहीं. पर मैंने कहा कि यार हमारे पास कुछ पैसे नहीं, चाइना से कैसे, किसी से क्या मुठभेड़ करेंगे? तो उन्होंने वही अच्छे रिलेशंस की, वो ठीक है, चूक गए, हुआ नहीं. पर एक उन्होंने बहुत बहुत ही चीज़ें अच्छी की. उनमें से एक दो चीज़ें हैं. एक तो न्यूक्लियर वेपन्स, जो उन्होंने जो ट्रेडिशन बनाया कि भी प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी कंकरेंटली मिनिस्टर फॉर एटॉमिक एनर्जी. तो उस पोजीशन से उन्होंने ऐसे हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन्स सिस्टम को बढ़ावा दिया. किसी को समझ नहीं आया बाहर क्या कर रहे हैं, पर वही न्यूक्लियर वेपन आके अटक गई 64 में. क्यों 64 में हम बन सकते थे? अक्टूबर 64 में चाइना ने फर्स्ट टेस्ट एक्सप्लोजन किया. हमारे प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट वेंट ऑन स्टीम in February March of 1964. अगर तब नेहरू जी कहते कि चलो बना दो वेपन्स, it would have been a different world. You would have been invited, आज आइए सिक्योरिटी काउंसिल में बैठिए हमारे साथ. नहीं लिया हमने. We didn't choose it. ये कमियां है ना. The other good thing that Nehru did was, देखिए अब तो हम एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं. ये नेहरू जी ने कहा भाई हम इंपोर्ट नहीं करेंगे. I'll import the best aircraft designer. And he got the best aircraft designer to come here. कौन था एयरक्राफ्ट डिजाइनर? कौन बंदा था वो? जो जर्मनी, नाजी जर्मनी के लुफ्तवाफा एयरफोर्स, उनके एयरफोर्स का नाम है लुफ्तवाफा. लुफ्त इज एयर, वाफा इज फोर्स, एयरफोर्स. लुफ्तवाफा, जर्मन लुफ्तवाफा. नाजी के, हिटलर के ग्रेटेस्ट डिजाइनर डॉक्टर कूट टांक, जिन्होंने एक तो मेशरश्मिट लाइन ऑफ एयरक्राफ्ट थी उनकी. द अदर लाइन ऑफ एयरक्राफ्ट वाज फॉकर-वुल्फा. ये फॉकर-वुल्फा के चीफ डिज़ाइनर थे डॉक्टर कूट टांक. जैसे दूसरे जर्मन साइंटिस्ट वगैरह वो सब लोग भाग गए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वो वॉर के बाद, क्योंकि सबको पकड़ा जा रहा था कि वे वॉर क्रिमिनल हो, ये वो करें. यूएस ने भी कई लिए थे नासा में अपने, सब ले लिए. वॉन ब्राउन, जिनका स्पेस प्रोग्राम अमेरिका का वॉन ब्राउन ने बनाया. वॉन ब्राउन कौन था? जिसने V2 V1 रॉकेट्स बनाए हिटलर के लिए एट द बेस इन पिनमुंडे इन नॉर्वे. ये सब जर्मन, सबके सब जर्मन्स. अमेरिका ने लिए, रशिया ने लिए. अपने कुछ नहीं थे, रशिया के पास नहीं था, अमेरिका के पास कुछ नहीं, सब जर्मन्स. इन्होंने सेटअप किया. एक अमेरिका का बना दिया स्पेस, मिलिट्री एविएशन, सब जर्मन्स. वैसे रशिया में बनाया, उनके भी थे, रशिया के भी थे, अमेरिकन भी थे. बट some of the very best of the German at that time in Germany were taken by the Americans and the Russians as war booty. War spoils कहते हैं ना, जो जीता उनका ही है सब. उन्होंने सब ये टैलेंट ले लिया. कूट टांग बच गया था, वो भाग गया अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में नेहरू ट्रैक्ड हिम डाउन एंड गेव हिम द कमीशन to design Marut HF-24. That was the first aircraft built, a jet aircraft, in a non-white, non-US, non-North America, non-European country in the world. 56 में उनको कमीशन मिला from the Indian government कि भाई आपको ये बनाना, ये हमारे इतने पैसे देंगे आपको, ये कमीशन आप कंप्लीट करिएगा. By 61 the prototype was flying over the Bangalore skies. पता है?
5 सालों में। और एक रेमिट था उनको कि भाई हमें आप हमारे इंजीनियर, हमारे ट्रेनर्स, ये डिज़ाइनर्स को, इंडियंस को ट्रेनर्स, डिज़ाइनर बनाने की आप ट्रेनिंग करें। ही प्रोड्यूस 2 ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स, डॉक्टर घाटगे पाटिल, डॉक्टर राज महिंद्रा। तो हुआ ये कि 61 में मारुत फ्लू। नेहरू को देखिए, उनकी सोच बड़ी थी पर थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल थे वो। तो नेहरू ने कहा, गमाल अब्दुल नाज़र who was the Egyptian president, कि हम नॉन अलाइन प्लेन बनाएंगे, सो वी कट आउट ऑल द वेस्ट, विल रिलाई ऑन आवरसेल्व्स। आप इंजन बनाइए, हम एयरफ्रेम बनाएंगे, वो मैरी करेंगे और दोनों की एयरफोर्स चलेगी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। हुआ ये कि डैम इजिप्शियन couldn't do a damn thing, तो हमने अपना एयरफ्रेम बना दिया और जस्ट टू फ्लाई इट ही हैड पुट अ स्मॉल इंजन। But he told the government कि भाई ये इंजन से काम चलने वाला नहीं है, I need a more powerful engine. तब आए हमारे कृष्ण मेनन, डिफेंस मिनिस्टर थे। There was a British firm called Bristol Siddeley. Bristol Siddeley की खूबी ये थी कि उन्होंने एक इंजन बनाई थी जो नेटो कंपटीशन के लिए उन्होंने बनाई थी, नेटो फाइटर कंपटीशन 60s में। Kutam said, that's a great engine. वो आप खरीदिए, then you will have a complete excellent aircraft. वो कृष्ण मेनन हमारे आ गए। ऐसे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर तब से ही अब तक। खाली एक बंदा अच्छा था, पर्रिकर। वो क्यों? IIT के इंजीनियर थे भाई। इंजीनियर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। कृष्ण मेनन ने जब उसके आगे प्रपोजल गया कि वी गेट द ब्रिस्टल साइडले इंजन, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? और पता कितने के लिए दे रहे थे वो? रोना आता है। 5 करोड़ के लिए। 5 करोड़? हाँ, उनका सोच था भाई ये कुछ तो वापस आए, पैसे हमने डाले हैं इंजन डेवलप, कुछ तो पैसे वापस आए, ये इंडिया ले रही है, दे देंगे उन्हें। इसे नहीं, ये हम अपना ही बनाएंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू डील विद द इंपीरियल पावर। एक तरीके से ये देखा जाए, ये दोनों ही केसेस में जो आपने बताया, तो नेहरू ने ही शुरू किया और उन्हीं की गलतियों की वजह से ये सब। गलती उनकी थी कि कृष्ण मेनन को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। वो तो बिल्कुल ही अड़ियल टाइप आदमी था वो, बिल्कुल मैड कैप आदमी। ये कमियां हैं ना। नेहरू वो तो बिग मैन, पर उसके दोस्त ये ऐसे लोग थे। बट अगर आपको मोदी जी मान लो कल पूछें आप कि भाई हमको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में रियल मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अरे भाई, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया भी यार, पर्सनली बताया आपने? हाँ, रियलिटी। ही कॉल मी इन फॉर कंसल्टेशन। तो उन्होंने क्या पूछा? few other people also। पहले नवंबर में 2014 नवंबर में पहली बार आए थे। 2014 में पहले नवंबर में उन्होंने बुलाया। हाँ। 3-4 और लोग भी थे। हमने उसको लिखित, हमने 6 पेज सिंपल बुलेट पॉइंट में ये सब कुछ बताया, क्या करना है क्या नहीं। बताइए, हमको भी बताइए। नहीं, ये सब चीजें कि भी क्या करना, कैसे सुधार हो सकता है हमारी डिफेंस। हाँ, वही मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने उस टाइम पे क्या बताया? अभी क्या बताएं हम? आप पढ़े हमारे बुक्स, पुस्तक थोड़ा सर पॉइंटर्स तो बता दीजिए, उसमें पॉइंटर्स क्या क्या थे? नहीं, पॉइंटर्स यही है ना, प्राइवेट सेक्टर इज द मेन थिंग। आप जाएं L&T देखें, लार्सन टूब्रो का क्या बढ़िया काम उनका हो रहा है। उनके पोर्ट जाके देखिए। व्हाई डोंट यू गाइस गो टू कथुपल्ली, जो चेन्नई के वहाँ पे उन्होंने अपना शिप बिल्डिंग बनाया है, जाके देखें कैसा यार्ड है। कौन बनाता है आपका न्यूक्लियर सबमरीन्स? कौन बनाता है? आप समझते हैं दैट ये नेवी के जो शिपयार्ड इन वाइजैग वो बनाती है? L&T is making it. Larsen Toubro is making the damn nuclear submarine. न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाती है। आपको नेवी में इनकी कॉन्फिडेंस नहीं है कि L&T बनाए कन्वेंशनल सबमरीन्स, देने को तैयार नहीं है। अब 50,000 करोड़ हम
जर्मनी को देंगे HTW के लिए, उनके डिज़ाइन के लिए। जब हमने रिटन टाइम्स विदाउट नंबर कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। There are some capabilities we can buy specifically from Germans या जो कोई सप्लाई हो। We don't have to buy the whole damn thing. तो मतलब फोर्सेस जो हैं, चाहे इंडियन सब forces are useless. They are so used to getting ये सब, हम कह रहे हैं ना, पेरिस जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उसी में लगे रहते हैं हमारे प्रोक्योरमेंट लोग। बट गवर्नमेंट कैन पुट द फुट डाउन। अरे भाई बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किया ना, हमने यही लिखा। हाँ, और क्या सुझाव Last था उसमें? पुस्तक में एक तो ये होगा कि भाई नहीं, यू हमने डोंट कहा कि रिलाई भाई- टू मच। मैंने कहा कि भाई अभी देखो, आपको ये बंद करना है, आप कल कर सकते हो। आप कह दे बुलाइए एयर चीफ, ये सब बेकार के लोग सब आइए। अच्छा भाई, आप कल से कुछ नहीं इंपोर्ट कर सकते, नहीं कर सकते, ये सरकार की डिसीजन है। अब जाके आप प्रोटेक्ट करो। Rely entirely on Indian companies, entirely on Indian effort. You will not be allowed any imports. देखो क्या कैसे सुधर जाते हैं। और किसी ने बकबक की, गेट आउट, अभी इस्तीफा दीजिए, गेट आउट। ऐसे हुआ था इन अमेरिका। वहाँ पे 1945 में 3 सर्विसेज हमारी जैसी थी। नेवी वॉज अ सीनियर सर्विस इन अमेरिका, क्योंकि भाई मैरीटाइम नेशन है दोनों तरफ। उन्होंने तो सीनियर सर्विस कहते हैं, जैसे हम आर्मी यहाँ सीनियर सर्विस है, वहाँ अमेरिका में नेवी है। ड्यूरिंग द वॉर देयर वाज कमांड इंटीग्रेशन, जैसे जॉइंटनेस की बात हो रही, थिएटराइजेशन, तब से क्या रहे हैं, वॉर टाइम में हो गया था। क्यों भाई, जरूरी थी, यू हैड टू कोऑर्डिनेट। तो ऐसे नहीं कि भाई ईच सर्विस अपनी लड़ाई लड़ती जाए। ऐसे ही हमारा तो सोचिए ना कि आर्मी अपनी लड़ाई लड़ेगी, एयरफोर्स अपनी लड़ाई लड़ेगी। अरे भाई लड़ना सबको है, अच्छी तरह से लड़ो ना। आई मीन इफ यू कैन कंबाइन योर एफर्ट्स देन इट्स अ गुड थिंग टू हैपन। तो वहाँ अमेरिका में वही हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा भाई वॉर टाइम में तो बहुत एफिशिएंसी आ गई थी, इतने हम इनएफिशिएंट थे पहले, एक सर्विस यहाँ पे अपने अपने काम करें, और कुछ जॉइंटनेस कुछ था ही नहीं। तो there's a secretary of war at that time called Henry Stimson. तो उन्होंने अपना एक बंदा था, उसका नाम था फर्डिनेंड, एडवाइजर उसका था। उसको बोला भाई एक प्लान बनाओ, नो कमीशन, नो नथिंग, आप अपने घर में बैठो, एक प्लान मुझे दे दो बना के। Within 16 days he brought up a plan, blueprint for the Pentagon. तो हेनरी स्टिम्सन ले गए वो प्लान लेकर हैरी ट्रूमन के पास कि भाई ये प्लान है फॉर द यूनिफिकेशन। हैरी ट्रूमन भी ही वाज अ सोल्जर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है इस प्लान में? हाँ है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। ही कॉल्ड, अच्छा, ही व्हेन दैट न्यूज़ वेंट आउट कि भाई ये हैरी ट्रूमन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यूनिफिकेशन, सीनियर सर्विस अड़ गई, यूएस नेवी, कैसे हो सकता है, ये हमारा पूरा इंटरेस्ट खराब हो जाएगा, यूजुअल स्टफ, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्रूमन ने कहा कि चेस्टर निमिट्स, द ग्रेट पैसिफिक कमांडर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसने बोला आप सब अपने एडमिरल सबको बुलाइए एक रूम में बुलाइए सबको। तो सब पूरी मिलिट्री वहाँ थी, आइजनहावर था, एलाइड सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोप, सब के सब लोग थे। तो हैरी ट्रूमन केम विद फर्डिनेंड्स प्लान एंड ही सेड दिस टू द ऑडियंस, पूरे के पूरे जनरल्स बैठे हैं, सब एडमिरल्स, ये सब उनके एयरफोर्स के भी लोग जनरल्स ही कहते हैं उनको, एयर मार्शल्स नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा, he said it's my plan, it's not Henry Stimson's plan, it's not Ferdinand's plan, it's my plan. And he said, I hear that there are some people opposing it. देखिए, I hear that some people are opposing it. जो कोई अपोज कर रहा है अभी आए,
यहाँ पे पेपर्स हैं, अभी इस्तीफा देके गेट आउट। लेकिन आप यहाँ पे इंडिया में देखिए जो अरे इंडिया में बाईपास होता है। करके आप देखिए कि सीनियोरिटी को बाईपास करके भी जनरल्स मतलब सेलेक्ट ही होते हैं, उनको भी किया जाता है। तो फिर क्यों अपने फेवरेट जनरल को लाने के बाद भी ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल विजन नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है ना उनमें। मोदी जी में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये समझते हैं कि भाई मिलिट्री लोग जानते जो कुछ उनकी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल, वो तो प्रोफेशनल है, तो वो जानते होंगे कैसे लड़ाई करते हैं, क्या करते हैं। भाई वो जानते होंगे कैसे लड़ाई करते हैं, वो जानते होंगे। तो उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है ना, उनकी सोच में नहीं, स्ट्रेटेजिक कुछ है ही नहीं। और ये जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि हमने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज कर दिया है और ये इसको थोड़ा रिफॉर्म कर दिया है, ये कोई सच्चाई है इसमें या नाम का ही कॉर्पोरेटाइजेशन है? कंपटीशन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये लोग सुधरेंगे नहीं। कॉर्पोरेटाइज का मतलब क्या होता है कि इट्स प्रॉफिट ड्रिवन। अगर आप पैसे नहीं बना सकते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, यू आर नॉट अ गुड प्लानर। जो कुछ है कॉर्पोरेट प्लानर नहीं हो आप। नाउ गेट आउट, छोड़ो। कितने लोग हैव बीन किक्ड आउट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज? या सबके सब जीनियसेस थे ये? अगर थे तो क्या कर रहे थे अब तक, बिफोर दे बिकेम कॉर्पोरेशंस? सोचने की बात है ना। यही लोग आपने उनको बना दिया है एज कॉर्पोरेट हेड्स। कुछ डिफरेंस आया? हाँ, मोदी जी कहते हैं कि भाई द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। रिमेंबर ये सर 2014 स्लोगन था। इंडिया फर्स्ट क्या था उनका? मेरी कॉन्सेप्ट थी इंडिया फर्स्ट, विच आई फ्लेश्ड आउट इन 2001. It was 2011 में, I think I was the first commentator to say कि Modi will make a very good prime minister. Maybe that's why he called me. उसके बाद नहीं बुलाया? इंडिया फर्स्ट ने उसके बाद नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने जो लिखा था ये सब। उसके बाद तो आपने मुझे याद है स्टैगरिंग फॉरवर्ड में एक लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा था कि आपने जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनसे ही कंपैरिजन किया था। आई थिंक वो लाइन उनको चुभी होगी। यही बात है ना, when लोग कहते हैं he is great when he has to achieve small things. देखिए, I don't give a damn. See, I don't want anything from Mr. Modi. He knows it. My whole life has been researching these sorts of things. I have no interest in politics. But these are the sorts of things that the government does not like. और लोग कौन है? सब जनरलिस्ट सिविल सर्वेंट्स। इन्होंने, हमें तो नहीं पता, I have not been educated here. हम after my senior Cambridge, I went to California. वहाँ पे there the thing is merit. You'll be judged purely on merit. वो that meritocracy हमारी में है ही नहीं। कहाँ है meritocracy? अच्छा, और वो जनरलिस्ट सिविल सर्विस, वो लेगेसी ब्रिटिश छोड़ गए। अब आपने सेंट स्टीफन्स में फिलॉसफी की है, तो आप नेक्स्ट 20 years later you are Secretary Defense. I've been told by secretaries, defense secretaries in their own defense, when I asked them, what the heck are you doing? ये कैसा आपने ये डिसीजन लिया ये, या कुछ जो कुछ हो। पर्सनली कहते हैं यार, कहते क्या है, देखो उनकी सोच बड़ी क्लियर है। से यू आर जॉइंट सेक्रेटरी एयर, यानी जॉइंट सेक्रेटरी एयर फोर्स। कहते भाई आई हैव 2.5 years, हमारे टाइम में आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स। समझ गए? डिसीजन कोई लेता नहीं है, क्योंकि एवरीबडी डजंट वांट एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज टाइम। तो इफ नोबडी वांट्स टू टेक डिसीजंस ड्यूरिंग दैट टाइम एंड दे आर द सेम पीपल अगेन एंड अगेन, तो छोटे छोटे मामले में वो डिसीजंस देंगे जिसमें एक्सपर्टीज तो चाहिए नहीं।
भाई वो यहाँ से वहाँ सोफा लगाना है, लगा दो, उसमें कमेटी बिठा देंगे। ऐसे बेवकूफ़, दिस लिटरली हाउ द गवर्नमेंट डजंट रन। नो वन वांट्स टू टेक डिसीजंस। हमारी मिलिट्री, हमारी सिविलियन सर्विसेज जैसे बन गई है, दे ऑल जनरलिस्ट, नो वन इज एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। You join NDA when you are what? 11th class or 12th class, you know. कहने के लिए आपने BA लगा दिया, NDA के बाद आपको BA मिल जाएगा या BS, Bachelor of Science. But are you really expert in science or any part of science? नहीं ना। सर प्रिपरेशन की जैसे हम बात कर रहे थे, एक इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है और जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट रह गया, जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ किया है, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि नेगेटिव लिस्ट जो हमने शुरू की है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, कि अब ये वाला लिस्ट हमने बना दिया कि ये 100 आइटम है, अब आप ये इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। तो जो आपने कहा कि पहले ये लिस्ट बना लो और बोल दो कि कल से ये इम्पोर्ट ही नहीं होगा, तो ये कह रहे हैं कि अब सरकार ने तो ला दिया वो इम्पोर्ट लिस्ट। हाँ, पर जो बनाने वाला क्या करता है? वो बाहर से कंपोनेंट्स लाता है, असेंबल करता है। वहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, उस इम्पोर्ट लिस्ट में भी यही हो रहा है। तो वो इसे कहते हैं वाइट लेबलिंग, इसे कहते हैं वाइट लेबलिंग। ये तुम्हें कोई बताता? मुझे लगा कम से कम उसमें तो ऑनेस्टी होगी। कैसे ऑनेस्टी? तो मतलब ये तो अपने आप को ही धोखा देना है। धोखा देते आ रहे हैं ना, वी आर एक्सपर्ट एट इट। ऐसे क्या बात है? फॉर 70 years धोखा देते आ रहे हैं हम लोग, ये है बोले यू नो वी आर ग्रेट डेमोक्रेसी। भाई ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अच्छा, इफ यू बिलीव योर ओन एडवर्टिजमेंट्स, वन थिंग पीपल से इज यू डोंट बिलीव योर ओन एडवर्टिजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ, हैं? डोंट बाय योर ओन प्रोपेगेंडा। हाँ, अभी ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, we are thinking of bidding for 2036 की Olympics. Are we joking? I keep telling my military audiences. One of the, and when we were drafting, when I was on the National Security Advisory Board, और I was in the drafting group for the Nuclear Doctrine drafting group. के सुब्रमण्यम थे और एक दो लोग थे जिन्हें कुछ थोड़ा बहुत पता था, और न्यूक्लियर मेरी अपनी एक्सपर्ट फील्ड है एट UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। उसी में मैंने जो कुछ किया उसमें किया। तो मैंने कहा कि भाई नो फर्स्ट यूजेस, बिल्कुल ही वी शुड गो इन फॉर इट। पर वाजपेयी थे अपने पोइट्री में, उन्होंने कहा दिया नहीं भाई, फर्स्ट यूज बहुत अच्छी चीज़ है, नो फर्स्ट यूज अच्छी चीज़ है कि इट विल बिल्ड अप अ रेपुटेशन फॉर पीसफुलनेस एज ए सब responsible state, peaceful state. So my standard joke to the military audiences was, we can't handle the first monsoon strike. पहले बारिश होती है, पूरा दिल्ली बंद, मद्रास बंद, बॉम्बे बंद, आप you have to start investing in boats and motor launches. नहीं तो काम बनता नहीं है। I mean truly, आप वो तिलक ब्रिज मानने क्या गया, यहाँ तक पानी, कोई गलती से गाड़ी लेके आया तो वहीं छोड़ के यहाँ पे ओलंपिक चला सकते हो आप, दौड़ाओ, स्विमिंग वगैरह, यहाँ पे दिस इज अ जोक। यू डोंट हैव स्टैंडर्ड सीपेज। मतलब जोक जो था वो यही था कि मॉनसून स्ट्राइक तो पहली वाली झेली नहीं जा रही, अगर फर्स्ट स्ट्राइक हो गई न्यूक्लियर की तो कैसे होगा। तो वही था, ये सब मैंने अपने पहले बुक में लिया था, सब लोग उसी से कोट कर रहे हैं। लोगों को क्या पता था न्यूक्लियर स्ट्राइक क्या होती है। तो क्या होता है जब न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है? न्यूक्लियर स्ट्राइक, अच्छा बताते हैं। चाइना का स्टैंडर्ड इश्यू न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर वेपन जो इश्यू है उनके स्टैंडर्ड 3.3 मिलियन टन्स ऑफ TNT एक ब्लास्ट में, थर्मोन्यूक्लियर। हमारा क्या है, जो प्रूवन टेस्टेड वॉरहेड है, क्या है स्टैंडर्ड इश्यू? we are into about 10 to 15 kilotons. What? Yes.
kilotons, not megatons, kilotons. So, I mean, क्या बताएं? No, इतना सैड सिचुएशन है लेकिन बट it's sadder than you think. Because my book, it's called Nuclear Weapons in Indian Security. आप पढ़ें, this is the, as a former chairman, chiefs of staff told me, Bharat, आपकी book is the Bible for our Strategic Forces Command. यहाँ कोई किसी को पता ही नहीं है ना. And my professors in UCLA were all, Bernard Brody, जिन्होंने nuclear Air Force, US Air Force nuclear doctrine लिखी थी. He's the author of the US Air Force nuclear doctrine. He was amongst the first pioneer strategists of long distance missilery. ये सब चीज़ें यहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ते हैं? अब जाके देखें, डिसआर्मामेंट स्टडीज. आर्मामेंट तो है नहीं, पहले ही डिसआर्म कर लो. Not one university has a security studies program जो has some quality. ठीक है, मोदी जी की देखिए, how many things can Modi ji handle? Let's give him the benefit of the doubt. How many things can he handle? He has to rely on other people. But if the advice he gets is ऐसे वैसा, तो फिर उनके डिसीजन भी ऐसे वैसे ही होंगे ना. अब एक और डिसीजन है जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है और पॉलिटिकली भी बहुत कॉस्टली हो गया है, अग्निवीर वाला. क्योंकि आपने उस पे सजेशन दिया भी हुआ है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला. लेकिन मेरा पॉइंट थोड़ा अलग है कि हम कहते हैं कि मैन पावर हमको इतनी ज़रूरत नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर अब करंट सिचुएशन हम देखें, अभी एक रूमर चल रहा है, हालांकि वो बोला है कि फेक है, कि लद्दाख में कुछ स्कर्मिशेस हुए हैं. लेकिन मान लीजिए नहीं हुए, हाई अलर्ट तो है. जो जम्मू में हो रहा है, इतने सारे अटैक्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में हमारी फोर्सेस के ऊपर, वो चल रहा है. मतलब पूरा फ्रंट जो है पाकिस्तान की साइड से वो खुला हुआ है. अब बांग्लादेश का बॉर्डर है वो एकदम लाइव हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. म्यांमार में जो हो रहा है और जो आपका मणिपुर में जो हो रहा है पिछले 1 साल से, वो आपको पता ही है. चाइना का साथ जो अरुणाचल का बॉर्डर है वो भी आपको पता है. मतलब हर बॉर्डर आपका लाइव बॉर्डर है और इतनी सारी मैन पावर की हमको जरूरत भी है. तो इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए फोर्स कटिंग करना और एक अग्निवीर जैसी स्कीम को लाना, और एक और नेसेसिटी ये भी है कि हमको पेंशन का बिल भी कट करना है. तो जब ये सारी सिचुएशंस हम पूरी देखते हैं तो करें क्या. ये भी करना जरूरी है, लेकिन ये अग्निवीर भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे कह रहे हैं लोग कि ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है जो आर्मी की, वो भी खराब हो रही है. बिल्कुल खराब हो रही. हमने इसी पे जब अग्निवीर पहला अनाउंस हुआ था, मैंने अपने ब्लॉग में ये लिखा था कि दिस इज हेडेड फॉर फेलियर. आई ऑल्सो प्रिडिक्टेड क्या होगा, बिल्कुल वही हुआ. हुआ क्या, मैंने कहा अगर आप अग्निवीर इन लोगों को लाते हैं, उसके बाद मांग हो कि इनको परमानेंट बना दिया जाए. ऐसी हो रही है ना. नहीं हो रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी यार, एक बार आप अपना यू गेट योर लेग इन तो आप हटने वाले नहीं है. तो आपके माँ बाप, आपकी कम्युनिटी पूरा उठ जाएगी यार, आपने ले लिया इनको, अब इनको पेंशन दे दो. तो फिर कैसा समाधान होगा इसका प्रॉब्लम का. तो द अदर थिंग इज, लुक, द आर्मी मेड अ बिग ब्लंडर वेरी अर्ली ऑन व्हेन दे कन्वर्टेड फ्रॉम it was earlier 5-year color service. It was increased to 7 years color service. Then they increased it to 15-year color service, which when the whole thing went down. What is color service? Color service is you have to go in the front and, very dangerous job. You get killed. Or there's war, वगैरह. So that's the color service. The concept of color service. Color service आपके flag है. You are actually in the fighting ranks. तो ठीक है, 5 से आपने 7 बना दिए क्योंकि आर्मी ने कहा भाई 1 साल तो लगते हैं इनको ट्रेन वेन करने में. ठीक है, अच्छी बात है. सो इन 7-year color service 6 years तो आपको मिलता है. इन दोज डेज when it was 7 years, आपको 6 years मिलते थे for full deployment of a soldier. Then it was a regimental system, है ना.
जाट रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, जैक LI, JNK लाइट इन्फेंट्री, ऐसे सब। रेजिमेंट में क्या था, आपने 5 साल या 7 साल गुजारने के बाद आपको छुट्टी दे दी जाती थी। अब अच्छा भाई जाओ, अंडरस्टैंडिंग। अब आओ तो 7 साल के लिए आओ, फिर जाओ। आप जो कुछ, या फार्मर हो आप, या कुछ और करना है, कुछ आपने सीख लिया हो, अगर आर्मी में कुछ मैकेनिक, इट वाज इंसिडेंटल टू योर सर्विस। यानी कि जो आपने सर्विस में सीखा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आप पे निर्भर था। The system was geared to having a first class fighting soldier. You're very young, 16, 17, 18 पे आपको भर्ती होती थी और वो रगड़ाते थे आपको। You would be a very fine soldier in about a year's time. Then you're deployed in the field. Or of the 7 years, you spent about a year and a half or 2 years in a peace station. अब ये सब आपने जब बढ़ा दिया, 15 years कलर सर्विस बना दिया, then you went in for pensionable service. In 15 years of pensionable service, you retired at 35 years of age for pension for the rest of your life. You know, excellent conditions. That's why people used to fight to get into the army. By 35 you were home free. उसके बाद पेंशन और अपनी एक अलग से जॉब जो भी करना चाहते हो वो तो करना ही था। What I had suggested was, अब कि and now this at the end of Agniveer, out of 4 years or whatever, you get 12 lakhs or something. I'd said then, retain your 7-year color service, retain the old regimental traditions, but at the end of it, well, I said reduce it to 5 years. Make it 6 years, 1 year's training, 5 years of actual operational service, color service. And I had suggested कि भाई उसके बाद, for each soldier that passes out, whom you don't want to retain, give him 1 crore of rupees. बस छुट्टी, उसके बाद जाओ। It would have been an excellent thing. Why? 1 crore would have been, it's psychologically देखिए, आपको crore मिलेगा, करोड़पति बन गए हो आप, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं, आपको कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद छुट्टी, आप जो करना मर्जी करें। फिर गवर्नमेंट से आपसे कुछ नाता नहीं है, सरकार से। It would have been so much better. अब ये देखिए उन्होंने क्या किया। अग्निवीर 12 लाख से क्या काम बनता है? क्या काम बनता है? आपने 4 साल 5 साल तो इसमें डाल दिए, फिर यू आर स्टिल ओनली 22, 23, 24। क्या करेंगे आप? 12 लाख से क्या होगा? 1 crore would have been, चलो सीड मनी है, बिजनेस बढ़ाओ, कुछ शॉप शुरू करो, कुछ वर्कशॉप, मैकेनिक शॉप, कुछ तो But that would have defeated the whole purpose of saving money. No. Pension is the main problem over 60 years. Not 1 crore. That's why हम short-sighted इतने, हमें ये समझ ही नहीं आता। आपको जैसे समझ नहीं आया, वो हमारे पॉलिटिशियन जिन्होंने सब लोगों ने पूछा मुझे, हमने ये करो, वो कैसे यार, वो 1 crore कैसे दे दें? सुनिए, would you pay, by the end of it, you have to pay 80% of your last salary. By the way, military में, I think it's 80%. या आप चेक करिए, ये जनरल्स वेंडर्स कितना मिलता है उनको? नियरली फुल सैलरी पे रिटायर होते हैं ये लोग। पता करिए कितना होता है। 60-70% होता है of the last salary drawn. Total salary, not ऐसे वैसे। जैसे आप 60-70 हजार लोग रिटायर होते हैं लगभग हर साल। तो मतलब ये 60-70 हजार करोड़ साल का खर्चा। पेंशन बिल कितनी है आपकी? 1,35,000 करोड़ शायद। हाँ,
तो और ये बढ़ता जा रहा है, 60-70 हजार 70 हाफ हो गया बेसिकली। हाफ। इधर कुछ लेना देना ही नहीं ना, आपने छोड़ दिया, बस नाता खत्म कर दिया। एंड दे आर हैप्पी, एवरीबॉडी गोज आउट। पैसे हैं 1 crore, यार ठीक है, अच्छी बात है, आई डू दिस, आई डू दैट, विद दैट अंडरस्टैंडिंग कि भाई लर्न समथिंग इन द आर्मी, कुछ स्किल्स सीखे, कुछ कॉम्पिटेंस, यू आर अ सिग्नलर, यू नो हाउ टू हैंडल अ सिस्टम। And you can actually do some business with 1 crore. You can't do anything with 12 salary. lakhs. Salary also. Even if you get pension, which you can consider as salary, क्या ही करोगे उसमें? वही घर का खर्चा ही चलेगा। वही तो सब हमने ये सोच वोच के हमने लिखा था। I told people in the government, to politicians also, आप समझें ये क्या है ये? अच्छा, because you have to reduce the pension bill. Pension is killing us. Pension bill is killing us. खत्म हो रहे हैं हम, डूबे जा रहे हैं। तो करना ही था। आप अग्निवीर बताओ या कुछ और कहो उनको। द अग्निवीर प्रॉब्लम इज दैट वो आपने, हम कह रहे थे ना, 5 years के बाद कंटिन्यूटी किस में आती है? रेजिमेंटल सर्विस में, रेजिमेंटल एपरेटस में। अगर आपने जाट रेजिमेंट ज्वाइन किया, कि सबको पता है कि भाई जाट रेजिमेंट विल टेक केयर ऑफ यू इफ यू डाई इन सर्विस, बॉर्डर में कुछ हो गया, the regiment will take care of you. There's a regimental welfare association that takes great care of the veterans. और जो शहीद हो गए उनकी उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ रेजिमेंट्स करते हैं। तो वो तो ख़त्म हो गया ना, आपने पूरा वो सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया बॉर्डर पे। एक सेपरेट सी रैंक सी बन गई है सर इन लोगों की। अग्निवीर मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये तो सोल्जर्स ही नहीं है। नहीं, सोल्जर नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका भी देखो ना, जो अग्निवीर आ रहे हैं उनका स्टेक क्या है? एट द एंड ऑफ इट यू विल गेट 12 lakhs। व्हाई वुड आई डाई फॉर 12 lakhs? सोचने की बात है ना। इफ समथिंग हैपेंस टू मी, ठीक है, उन्होंने करा के अब कह रहे हैं कि 1 crore के हो जाएगा, but there you would have had in hand. And the other thing is the regimental service. The good thing about the regimental service was कि आपको continuity होती है उस कमांड सर्विस में, जहाँ पे सब कुछ है, ट्रेनिंग है, अपने लोग अपने बोलते हैं, जाट अपना हरियाणवी बोलते हैं, मराठा लाइट इन्फेंट्री मराठी बोलते हैं। वो कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटिंग फोर्स में, जो कोहेजन आता है सोशल। हाँ, तो महार रेजिमेंट बिहारी वहाँ के, वही वहाँ के लोग हैं। और मद्रास रेजिमेंट, वो सब मद्रासी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो देखिए, यू कैन टॉक टू ईच अदर। आप बैटल फील्ड पे हो, अरे आपको भरोसा होना चाहिए आपके जो आदमी आपके साइड पे है कि भाई वो जो उसका काम है वो करेगा। ब्रदरहुड आता है उससे। हाँ, कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब व्हेन यू आर इन अ वॉर बताया जाता है कि, एंड आई वेंट टू अ मिलिट्री स्कूल बाय द वे, आई वेंट टू अ मिलिट्री स्कूल। ये सैनिक स्कूल नहीं, इसे देयर इज टू बी सीरीज ऑफ स्कूल्स कॉल्ड King George's Royal Indian Military Colleges. वो बना के then it became King George's Military Schools. अजित दोवाल और हम एक ही ईयर किंग जॉर्जेस के हैं। अच्छा। हाँ, वो अजमेर के, आई एम फ्रॉम बेलगाम, किंग जॉर्जेस बेलगाम। देयर आर 5 किंग जॉर्जेस स्कूल्स इन ऑल ऑफ इंडिया। उसी ईयर 63 में पास आउट हुए हम दोनों। So all my friends are all army generals, air marshals, admirals. So why do I know so much about the military? Because practical, they tell me, यार practical ये है, ये किताबी चीजें नहीं है, तुम हमें किताबी चीजें बताओ, हम तुम्हें practical बताएंगे क्या होता है। That's how you marry up theory with practice. So when I write with theory and history, which I know of, history of warfare, which my friends don't know of. General होंगे, but they don't know anything. यार भरत ये क्या बोल रहा है, ठीक है। But which is why you need both. That's why you need books, and that's why you have to have experts to know this. Yes. So the generals who are practical field में उनकी experience है। भाई, it takes me so long to get my detachment, a battalion
from point A to point B. अब आप जो प्लान करते रहो कि I want to get from here to there in 2 hours, अरे भाई होता नहीं है 2 hours में. With full load it'll take you so much more time. तो ये जनरल्स बताएंगे मुझे, भारत नहीं होता. This is how long it took me. इस ऑपरेशन में they'll tell you कि इस ऑपरेशन में I had to take my regiment, a battalion or a platoon या company, यहाँ से वहाँ. It took me this. हमारा we had to carry so much load. लोड में क्या था, हाउ मच एम्यूनिशन डिड यू हैव. देखिए ये सब भारी की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम बहुत यहाँ पे बैठ के बोल देते हैं कि टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे, ड्रोन्स क्यों नहीं यूज कर रहे, लेकिन अगर आप सीआई ऑपरेशंस जो कर रहे हैं लोग वहाँ पे, वो बताते हैं कि इतना फोलिएज है कि आप नहीं कर सकते, ड्रोन काम ही नहीं है वहाँ पे, नहीं होता. ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं. अब ये जनरल सिविल सर्वेंट क्या जानेंगे ये सब, पर द जनरल्स जो जानते हैं प्रैक्टिकल बातें, उनको हिस्टोरिकली वो प्लेस नहीं कर सकते भाई कैसे पैटर्न क्या ऑफ हिस्ट्री. समझे आप? ट्रू. तो अनलेस यू मैरिड, वेस्ट में पूरा मैरिज होते हैं. दे मैरी द थियरी विद द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, विद द प्रैक्टिस ऑफ वॉरफेयर, कॉन्डक्ट ऑफ ऑपरेशंस. ये सब चीजें वो हमें है नहीं, कभी नहीं था. ट्रेडिशन नहीं है हमारे. इन द वेस्ट देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ वॉर. बट अग्निवीर पे मैंने आपका एक और पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि जो 15 साल की भी सर्विस कर रहे हैं उनको ये सीआरपीएफ वगैरह और इन सब में डाल दो, ताकि जो पेंशन बिल है कम से कम अगले 25 साल का वो तो बचे. ये हमने किया था अपने, when I was writing my classified report for the finance commission, 10th finance commission, with KC Pant as chair. उसमें उस रिपोर्ट में 1995 सबमिट हुई है गवर्नमेंट को, and Narasimha Rao government had accepted in full. And it was the first time that the Finance Commission had looked at the defense expenditures. And I'm a civilian, first time I've been brought in to look at, dissect, क्योंकि पैसा तो सबसे important चीज़ है. How you use the money is the most important चीज़. I said there should be only one source of employment for all paramilitary forces, for all state armed police forces. एक ही, that should be the army. That should be the army. That's it. Then you'll get the best people. Automatically you'll get the best people. Because first of all, you don't have to worry. And there should be one thing, the good thing in the British times was that once you joined the British Indian Army, you could not marry until you had the commanding officer's permission. By the way. क्यों? यार जवान आप 20 साल के हो, आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, आप क्या जाके लड़ाई करोगे? कहाँ पे आपको that you have to face danger ना? तो ऐसे डेंजर मोल लोगे आप? नहीं ना, फिर तो आप केयरफुल रहोगे, which means that defeats the military purpose. And the officers were not allowed to marry until they were senior majors, nearly lieutenant colonels. Do you पता है आपको? नहीं. That's why the tradition is still there in the Indian Army कि officers lead from the front. अच्छा, ये कारण है. ये कारण है. आप समझे? This is a sociological reason. To everything there is sociology. किस वजह से certain forces are structured in a certain way. So this is a good thing, not very good. We criticize it a lot. Not in the least. But no, my point is कि in my report in 1995, I said all recruitment to every paramilitary, every armed state police, anywhere in the country should be one source, army. तो ट्रेनिंग 60,000 people जाते हैं बाहर, 60,000 absorb करते जाते हैं. Beautiful service. I said it again. I'm so glad. These are all ideas you come up with. They're all there with the government. Narasimha Rao accepted it. ये तो काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है. पर नहीं है ना, क्योंकि अब in those days, why was paramilitary? Why did they say no? It was floated. कि अब तो only army veterans will come into paramilitary. Little retraining कि भाई ये army नहीं है, ये पुलिस है. You have to be a little bit more careful. ऐसे नहीं कि जाते थे गोली मार दो, ये तो नहीं होगा. आप थोड़ा लाठी वाठी चलाओ या कुछ other things करो. But then that's the way to do it. But then the entire thing was defeated
by the fact that Home Ministry said हम अपना कंट्रोल नहीं देंगे. वही फिर डिपार्टमेंटल लड़ाइयाँ, पैरामिलिटरीज उनके बीच में लड़ाइयाँ. CRPF is the main paramilitary. Then there's BSF. Then there's ITBP. अबे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस नाम क्या है? इंडो टिबेटन बॉर्डर. लोग कहाँ के हैं? Originally they were all from the mountains. टिबेटन लोग एक्साइल कम्युनिटी के थे. उनकी लंग पावर बहुत अच्छी थी माउंटेन्स में. Because you grow up, when you grow up in the mountains, your lungs become stronger. Also motivation भी था. Marogoli motivation. First you have to be able to physically get up, run with a rifle, assault rifle with a full weapon load. ऐसे नहीं कि आप you know, so in the mountains आपकी सांस भरती है ना. वहाँ you have to run up and down. अब आप जाएं, go to the regimental center, सिक्किम स्काउट्स, ये कैसे भागते हैं? आपके तो यहाँ वहाँ से जाते हैं भागते भागते आपकी तो खत्म हो जाएगी. If you go to ले या वहाँ सिक्किम स्काउट्स की रेजिमेंटल सेंटर आप जाएं, बिकॉज दे ऑल भूटियाज, वो माउंटेन के लोग होते हैं ना. उनकी लंग कैपेसिटी इज इनबिल्ट. टिबेटन लंग कैपेसिटी बिल्ट दैट वे. अब आके यहाँ दिल्ली में वो मजनू का टिल्ला व्हाटएवर वहाँ आके बैठ गए, उनकी लंग कैपेसिटी पता नहीं. बट टिबेटन्स हैड दैट कैपेसिटी. और ये अग्निवीर का जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें सबसे बड़ा कैजुअलिटी तो ये है कि गुरखा सोल्जर्स हम रिक्रूट करना हो गया है, बंद हो गया. अब वो चाइनीज वाले करने लगेंगे तो क्या होगा? वो भी मैंने लिखा था. हाँ, वही मैं आपके आर्टिकल से ही देखा. वही तो ना, अब लोग अब समझ रहे हैं. हाँ, भरत आपने कहा था. अरे यार, why should is nobody else doing the thinking in the government of India? ये क्या चीज है? With Gorkhas it's a big challenge because अगर वो चाइना के आर्मी में चले गए, PLA में गए, तो ये तो हमारे लिए वैसे भी बहुत बड़ा खतरा है. बहुत ही बड़ी मुश्किल है. हमारे तो मुश्किलात होने वाली है ना. I think we are trying to do something about it. We are trying to correct that कि Gorkhas will be separate and अलग से उनको they will not be part of अग्निवीर वगैरह. वो अच्छी भी रहे, कुछ समझ तो आई ना उनको कि बेवकूफ़ी है. And army they didn't want it, by the way. Yeah. Purely political decision. बट इसमें ये भी सवाल आ जाता है कि जब ये इनको इंपोर्ट करना होता है चीज़ें, तब आर्मी की कैसे चल जाती है, तब पॉलिटिकल लीडरशिप इनसे कैसे कावर डाउन हो जाती है. और यहाँ पे जो इतना बड़ा डिसीजन है जो फंडामेंटली चेंज कर रहा है आर्मी को, वो इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं अग्निवीर. तो उनको समझ नहीं है ना. उनको ये समझ आता है कि अभी एयरक्राफ्ट हमको फ्रांस से लेना है. ये सिंपल है. क्योंकि टोयोटा हम चलाते हैं, जापान से आ रही है ना, क्या आपने बनाई है. तो ये समझ आ जाती है. ये लोगों को पॉलिटिकल मिलिट्री सोशियोलॉजी नहीं समझ आती कि भाई रेजिमेंट कैसे बनते हैं. फाइटिंग अ पर्सन कन्वर्टेड इनटू अ फाइटिंग सोल्जर कैसे बनता है. हाउ डू यू मेक अ ऑर्डिनरी पर्सन अ फाइटिंग यूनिट. जबकि वो उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए. वो सब होना चाहिए. और सब पूरा मिल्यू है ना. बेसिकली जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए आर्मी को वहाँ पे तो लिया नहीं, और जहाँ पे नहीं लेना चाहिए वहाँ पे ले रहे हैं. यहाँ पे ले. और यही उल्टा पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ है. बिल्कुल. जो उनको खुद डिक्टेट करना चाहिए आर्मी को, वो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं. वो करते हैं. ऐसे ही सब पूरा हमारे सिस्टम ही चौपट है ना. कोई सोच समझ है ही नहीं हम में. That's why I'm so frustrated. When I talk like this, that's how I talk to my military audiences. I'm surprised that they even listen to me. Very insulting. I say, देखिए, don't take me wrong, but the whole problem is no one speaks the truth to you. सब लोग शुगर कोट करके बातें करते हैं, you know. बट सर, जब आप ऐसे बोलते हो तो ऐसा लगता है कि होप ही नहीं है कुछ भी. नहीं, होप इसलिए नहीं, you know, maybe क्या कहते हैं, I exaggerate a little bit. But the reason I exaggerate a little bit is otherwise the impression is not made कि how bad things really are. If I were to really tell you things are not that bad, then you will say, then ठीक है, if things are not that bad तो काम चलाओ. तो काम चला लेते हैं ना हम लोग. थोड़ा इधर उधर तो होता ही रहता है. पर अगर आपका एटीट्यूड इस काम चलाओ एटीट्यूड, फिर then you're gone. At the fighting formation, you're gone. ना काम चलाओ आप
गार्डनिंग भी कर सकते हो, काम चलाओ, आपने कुछ यहाँ वहाँ कुछ प्लांट वांट कर दिया। यहाँ पे स्कोप नहीं है काम चलाऊगा। मिलिट्री में स्कोप नहीं है। इट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ, इट कैन कॉस्ट यू द लाइफ्स ऑफ योर फेलो सोल्जर्स, उस जिस यूनिट में आप होते हो, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मच मोर। ट्रू। एंड देयरफॉर सी दैट मिलिट्री कल्चर हमारे में नहीं है। व्हाई? बिकॉज सेम ओल्ड कास्ट सिस्टम, क्षत्रिय क्लास यूज्ड टू डू द फाइटिंग, और सब आराम से घर बैठे हैं, भाई चलो चलो क्षत्रिय लोग भागो फाइटिंग करो। एंटायर सिस्टम इज रॉन्ग, सोशल सिस्टम इज रॉन्ग। क्या करोगे आप? You know, I mean, your society is all wrong. It's क्या करोगे आप? सर कुछ तो थोड़ा पॉजिटिव बोल दो इन द एंड। So we are in a very difficult state. We are continuously making wrong decisions. ये समझ जाते हैं कि भाई एक बार कोई wrong decision हो गया, हो जाता है, कोई भी नहीं। चाइना के देखिए आप, अभी इन फॉरेन अफेयर्स उनकी सबसे वैल्यूड जर्नल है, फॉरेन अफेयर्स, न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है। उसमें जनरल मिली, who was until recently chairman chiefs of staff, joint chiefs of staff in America, he says that we are going to be beaten by China. We are not up to China. America कह रही, we are not up to China. We can't fight them. He says we can't fight them in a future war. और हम चले हैं इनसे मुकाबला करने। बट सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर यूएस को लग रहा है कि दे कांट टेक ऑन चाइना ऑन देयर ओन, तो ये यहाँ पे मतलब जो बांग्लादेश में कर रहे हैं बिना बात में, जो फ्रेंडली रिजीम है इंडिया के, उनको भी वो करना है, उनके खिलाफ भी, तो ये हमारे खिलाफ क्यों लगे हुए हैं? पन्नू वाले केस से लेके अभी तक हर जगह यही कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इनके जो सारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो यहाँ के जो इनका स्टाफ है, डिप्लोमेटिक स्टाफ, वो कहाँ कैसे कैसे पॉलिटिशियंस से, अपोजिशन वालों से मिल रहे हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको प्रोमिनेंटली प्रमोट भी कर रहे हैं। तो ये आप जब आप देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, मतलब कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है यूएस? वो चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप यू परफॉर्म द रोल फॉर देम दैट यू परफॉर्म फॉर द ब्रिटिश, यानी कि यू आर कैनन फॉडर। अगर चाइना से लड़ाई करनी है तो आप अपने ट्रूप्स भेजें, वो नहीं भेजेंगे। दैट्स द आइडिया जनरली दैट यू, ये ठीक है कि ये हमारे हित में है कि भी वी कन्फ्रंट द चाइनीज, बट वी हैव टू डू दैट फॉर आवर सेक and intelligently to serve our purposes. तो अमेरिका भी ये चाहते हो, so there's certain convergence. ठीक है, अच्छी बात है, we can use the overlap. उनका आइडिया है कि क्लाइंट स्टेट बन जाए हम इंडिया, वो तो नहीं बनेगी, उन्हें पता है कि we are too big, नहीं बन सकते, but they're doing the next best thing. They're influencing the people who are in positions of authority. चलिए सर, होपफुली चीजें अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ तो बेटर होगा बोलने के लिए, बट पिछली बार से हम जब से मिल रहे हैं तब से ब्लैक पिल पे ब्लैक पिल हो रहा है। बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आई एम सॉरी टू बी द कन्वेयर ऑफ बैड न्यूज़, बट और सब जगह से तो आपको तो अच्छी खबरें आ रही हैं, ग्लूम एंड डूम तो अच्छी बात है। कहाँ आ रही है सर? पिछले 2-3 महीने से तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में ही आग लगी हुई है। वो तो वॉर इज गोइंग टू बिकम द नॉर्म फ्रॉम हियर ऑन। अब तो खत्म ही नहीं हो रही है, नहीं होती। इजराइल वाली खत्म नहीं हो रही है, नहीं, पर रशिया यूक्रेन वाली खत्म नहीं हो रही, खत्म हो जाएंगे बाय द वे, क्योंकि हमारे पास वेपन्स खत्म हो जाएंगे। नहीं वेपन्स तो मारो गोली, यू डोंट हैव द लॉजिस्टिक बैकअप। Okay, more bad news. देखिए, लॉजिस्टिक बैकअप क्या होता है? समथिंग कॉल्ड दिस वॉर रिजर्व। वॉर रिजर्व कहते हैं फॉर योर स्पेयर्स, फॉर ईच इक्विपमेंट यू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्पेयर्स, है ना? Each spare has to be accounted for. You have to build up a stockpile. Each little thing, there has to be a stockpile. It's a very difficult thing, mind you. What the military does is, the operational logistics is the cutting edge, by the way. It's not actual fighting. It's a logistic build-up. Very complicated.
जो करते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, पर पैसे भी होने चाहिए ना. You have a certain amount of money to take care optimally for to meet certain requirements. Those requirements grow, but your resource doesn't grow. So then you say, okay, हम यहाँ कम कर देंगे थोड़ा, we'll risk it, देखते हैं क्या होगा. ये ऐसे थिंकिंग से हुआ क्या है, we have very big voids. Voids कहते हैं कि war wastage reserve मैंने बताया ना, spares, POL is petroleum, oil and lubricants. जो आप चलाते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, टैंक्स, आपके ट्रक्स, जो कुछ है, BMPs, इसके लिए ऑयल चाहिए होता है, पेट्रोल. सो पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स एंड द स्पेयर्स. देन देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेयर्स, यू हैव प्रीपोजिशन जस्ट बिहाइंड द फॉरवर्ड लाइन कि भाई जितने चाहिए, यू हैव इनफ फॉर जस्ट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज. Then you have backup spares for second line, कहते हैं, so on. But, and these are forward deployed logistics. But you have to have the factories that should produce this on a war footing. That's why America found it so difficult. एक बार इराक वॉर चल गई और अफगानिस्तान, beyond a certain time, उनके फैक्ट्रीज बंद हो गए थे. There were no factories to produce the ammunition, artillery shells, signaling sets, कुछ. So they were at 6s and 7s. तो हमारी क्या नौबत होगी? Because we are distributing very thinly. There are too many things we are spending our money on, and your war wastage reserve कम होते जा रहा है. War stock, which is the stock of ammunition, artillery shells, chemical explosives, इसे war stock कहते हैं. War reserve कहते हैं for the spares and POL. इस पे आप पैसे कम डाल रहे हैं because you want the front line deployment be full weapon load, full, पर first and second line. उसके बाद you have nothing. So are you surprised कि जो हमारा डिफेंस बजट है, मतलब पिछले कम से कम 2 साल में जो चैलेंजेस आए हैं दुनिया भर में, उसके हिसाब से तो बढ़ ही नहीं रहा है. पिछले 10 साल से ही नहीं बढ़ रहा है. 1.9 1.8% GDP उस टाइप का चल रहा है. इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन. तो अभी तो मतलब उठना चाहिए नींद से. नहीं है ना, मोदी जी समझ रहे हैं कि भाई चाइना से हम आई विल मैनेज चाइना. तो अब जयशंकर मीठी मीठी बातें करता है, ही टॉक्स ऑल द टाइम. His father was my colleague, yaar, K. Subramaniam. And he just picked up everything from his father. His father's been dead 10 years. Uski soch 30 years पीछे की थी. Means what? If this guy is influenced by his dad, and everybody, we all influenced by our fathers. And K. Subramaniam बहुत अच्छे intellectual थे. He was a defense intellectual, civil servant भी थे. Amongst the few civil servants who was an autodidact. Autodidact यानी कि he learnt himself. क्योंकि IAS में तो आपको मिलिट्री नहीं सिखाता ना. बिल्कुल. मिलिट्री चीजें. He learned it. He should read books. ये वो. So when we drafted the doctrine, I used to have tremendous discussions with him. So, but there are very few civil servants like that. जो अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं सर्विस में. I know of nobody else, honestly. So basically मतलब भगवान भरोसे. राम भरोसे. थैंक यू सो मच सर फॉर इतना सारा टाइम देने के लिए. नहीं कोई. थैंक यू.